आप नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी छुट्टी सुनने जा रहे हैं। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में अचानक एक नया विचार आया। नदी के किनारे एक विशाल साल का लट्ठा मस्तूल बनने की प्रतीक्षा में पड़ा था। तय हुआ कि सब मिलकर उसे लुढ़का कर ले जाएंगे। जिस व्यक्ति का वह लट्ठा था, ऐन वक्त पर उसे कितनी हैरानी, झुंझलाहट और असुविधा होगी, ये सोचकर ही लड़कों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन किया। सब कमर कसकर जब ध्यानपूर्वक काम में जुटने ही वाले थे, तभी फटिक का छोटा भाई माखनलाल गंभीर भाव से उस लट्ठे के ऊपर जाकर बैठ गया। लड़के उसकी ऐसी उदासीनता देखकर कुछ उदास हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत धकेला, लेकिन वह उससे जरा भी विचलित नहीं हुआ। यह अकाल तत्वज्ञानी मानव सभी प्रकार के खेलों की निस्सारता के बारे में चुपचाप चिंतन करने लगा। फटिक ने आकर धौंस दिखाते हुए कहा, देख, मार खाएगा, अभी उठ। वो इससे और भी थोड़ा हिल-डुल कर आसन जमाकर स्थायी रूप से बैठ गया। ऐसी स्थिति में जनसमूह के बीच अपना राज सम्मान बचाने के लिए अवज्ञाकारी भाई के गाल पर तुरंत एक थप्पड़ जड़ देना फटिक का कर्तव्य था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसने ऐसा भाव धारण किया मानो वह चाहता तो अभी उसे उचित दंड दे सकता था, पर दिया नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से भी अच्छा एक नया खेल आ गया था, जिसमें और भी ज्यादा मजा था। उसने प्रस्ताव रखा कि माखन समेत उस लट्ठे को लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा कि इसमें उसका गौरव है, लेकिन अन्य सांसारिक गौरवों की तरह इसके साथ जो खतरे की संभावना जुड़ी थी, वो उसके या किसी और के मन में नहीं आई। लड़कों ने कमर कसकर धकेलना शुरू किया। मारे ठेला हैनियो, शाबाश जवान हैनियो। लट्ठा एक बार पूरा घूमने भी नहीं पाया था कि माखन अपनी गंभीरता, गौरव और तत्वज्ञान समेत जमीन पर आ गिरा। खेल की शुरुआत में ही ऐसा अप्रत्याशित फल पाकर अन्य बालक बहुत खुश हो उठे, लेकिन फटिक थोड़ा घबरा गया। माखन तुरंत जमीन छोड़कर फटिक पर टूट पड़ा और उसे अंधाधुंध मारने लगा। उसके नाक मुंह पर खरोंचे मारकर रोते रोते वह घर की ओर चला गया। खेल खत्म हो गया। फटिक ने कुछ काश के तिनके उखाड़ लिए और एक आधी डूबी हुई नाव के अगले हिस्से पर बैठकर चुपचाप काश की जड़ें चबाने लगा। तभी एक विदेशी नाव घाट पर आकर लगी। एक अधेड़ सज्जन काली मूंछों और सफेद बालों के साथ बाहर निकलकर आए। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्ती लोगों का घर कहाँ है? बालक ने डंठल चबाते हुए कहा, वहां। लेकिन उसने किस तरफ इशारा किया, यह समझना किसी के बस की बात नहीं थी। सज्जन ने फिर पूछा, कहाँ? उसने कहा, पता नहीं, कहकर वह पहले की तरह घास की जड़ से रस लेने में लग गया। वह बाबू तब दूसरे लोगों की सहायता लेकर चक्रवर्ती के घर की तलाश में चल दिए। जल्द ही बाघा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, मां बुला रही हैं। फटिक ने कहा, नहीं जाऊंगा। बाघा उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर ले गया। फटिक बेकार के गुस्से में हाथ पांव पटकने लगा। फटिक को देखते ही उसकी मां आग बबूला होकर बोली, फिर तूने माखन को मारा है? फटिक ने कहा, नहीं, नहीं मारा। फिर झूठ बोल रहा है, कभी नहीं मारा। माखन से पूछो। माखन से पूछने पर उसने अपनी पुरानी शिकायत दोहराते हुए कहा, हाँ, मारा है। तब फटिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेजी से जाकर माखन को एक जोरदार चप्पट जड़ दी और कहा, फिर झूठ बोलता है। मां ने माखन का पक्ष लेते हुए फटिक को जोर से झिंझोड़ा और उसकी पीठ पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। फटिक ने मां को धक्का दे दिया। मां चीख कर बोली, अरे, तू मुझ पर हाथ उठाता है? तभी वे अदब के बालों वाले बाबू कमरे में आए और बोले, क्या हो रहा है तुम लोगों का? फटिक की मां आश्चर्य और खुशी से भाव विभोर होकर बोली, अरे, ये तो भैया हैं। तुम कब आए? कहकर उन्होंने पैर छूकर प्रणाम किया। बहुत साल पहले भैया भारत के पश्चिमी क्षेत्र में काम करने गए थे। इस बीच फटिक की मां के 2 बच्चे हुए। वे काफी बढ़ गए। उसके पति की मृत्यु हो गई, पर एक बार भी भाई से मुलाकात नहीं हुई थी। आज बहुत समय बाद देश लौटकर विशंभर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन बहुत धूमधाम से बीते। अंत में विदा लेने के 1-2 दिन पहले विशंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई और मानसिक उन्नति के बारे में पूछा। उत्तर में उन्होंने फटिक की अवज्ञा, उच्छृंखलता, पढ़ाई में लापरवाही और माखन की शांति, शालीनता और विद्या के प्रति प्रेम का विवरण सुना। उनकी बहन ने कहा, फटिक ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सुनकर विशंभर ने प्रस्ताव रखा कि वे फटिक को कलकत्ता ले जाएंगे और अपने पास रखकर शिक्षा देंगे। विधवा बहन इस प्रस्ताव पर आसानी से सहमत हो गईं। उन्होंने फटिक से पूछा, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक उछलकर बोला, जाऊंगा। हालांकि फटिक को विदा करने में उसकी मां को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर रहता था कि किसी दिन वो माखन को पानी में न फेंक दे या उसका सिर न फोड़ दे या कोई और दुर्घटना न कर दे। फिर भी फटिक को विदा होने के लिए इतना उत्साहित देखकर वे थोड़ी दुखी हुई। कब जाएंगे, कब जाएंगे, क्या कहकर फटिक ने अपने मामा को परेशान कर दिया। उत्साह के मारे उसे रात में नींद नहीं आती थी। अंत में प्रस्थान के समय खुशी की उदारता के कारण उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, पतंग और लाटाई सब माखन को भविष्य की पीढ़ियों तक इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार देकर दे दी।
कलकत्ता में मामा के घर पहुंचकर सबसे पहले मामी से परिचय हुआ। मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन बहुत खुश हुई हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे अपने 3 बेटों के साथ अपने नियम से घर चला रही थी। ऐसे में अचानक एक 13 साल का अपरिचित अशिक्षित गांव का लड़का छोड़ देने पर कैसी उथल पुथल मच सकती है, इसका उन्हें अंदेशा था। विशंभर की उम्र इतनी हो गई, फिर भी उनमें रत्ती भर समझ नहीं है। खासकर 13-14 साल के लड़के जैसी मुसीबत दुनिया में और कोई नहीं है। न उसमें शोभा होती है, न वो किसी काम आता है, न वो स्नेह जगाता है, न ही उसका साथ बहुत सुखद होता है। उसके मुंह से हकलाती बातें भोलापन लगती हैं, तो समझदारी की बातें बड़बोलापन और हर बात प्रगल्भता लगती है। अचानक कपड़ों के माप से बाहर बेढंगे तरीके से वह बढ़ जाता है। लोग उसे उसकी एक भद्दी धृष्टता समझते हैं। उसके बचपन की कोमलता और आवाज की मिठास अचानक गायब हो जाती है। लोग इसके लिए उसे मन ही मन दोषी ठहराए बिना नहीं रह पाते। बचपन और जवानी के कई दोष माफ किए जा सकते हैं, लेकिन इस उम्र की कोई स्वाभाविक और अनिवार्य कमी भी असहनीय लगती है। वह भी मन ही मन हमेशा समझता रहता है कि दुनिया में कहीं भी वह फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए वह अपने अस्तित्व के बारे में हमेशा शर्मिंदा और क्षमा प्रार्थी रहता है। फिर भी इसी उम्र में स्नेह के लिए मन में एक अतिरिक्त व्याकुलता पैदा होती है। इस समय अगर उसे किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह या मित्रता मिल जाए तो वह उसके हाथों बिक जाता है, लेकिन उसे स्नेह करने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि लोग उसे लाड़ प्यार और बिगाड़ना समझते हैं। इसलिए उसका चेहरा और हाव भाव काफी हद तक लावारिस सड़क के कुत्ते जैसा हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में मां के घर के अलावा और कोई भी अपरिचित स्थान बालक के लिए नर्क है। चारों ओर का स्नेहहीन तिरस्कार उसे कदम कदम पर कांटे की तरह चुभता है। इस उम्र में आमतौर पर नारी जाति को किसी श्रेष्ठ स्वर्ग लोक का दुर्लभ जीव मानने की धारणा शुरू होती है, इसलिए उनसे मिलने वाली उपेक्षा अत्यंत असहनीय होती है। मामी की स्नेहहीन आंखों में वो जो एक पनौती बुरा ग्रह की तरह दिख रहा था, यही फटिक को सबसे ज्यादा चुभता था। मामी अगर गलती से उसे कोई काम करने को कह देती तो वो मन की खुशी में जरूरत से ज्यादा काम कर देता। अंत में जब मामी उसका उत्साह दबाते हुए कहती, बहुत हुआ, अब तुम्हें इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, जाओ थोड़ा पढ़ो, तब उसकी मानसिक उन्नति के प्रति मामी की इतनी चिंता उसे एक क्रूर अन्याय जैसी लगती थी। घर के भीतर ऐसा अनादर, ऊपर से सांस लेने की भी जगह नहीं थी। दीवारों के बीच बंद रहकर उसे केवल अपने गांव की याद आती थी। एक बड़ी पतंग लेकर बो बो की आवाज करते हुए उड़ाने का वह मैदान, तैरे नायरे ना करके ऊंचे स्वर में अपनी बनाई धुन गुनगुनाते हुए बेकार घूमने का वह नदी तट, दिन भर में जब तब छलांग लगाकर तैरने वाली वह संकरी नदी, वे सब संगी साथी, उपद्रव, आजादी और सबसे बढ़कर वह अत्याचारी अन्याय मां उसे दिन रात अपनी ओर खींचती थी। जानवर जैसा एक नासमझ प्यार, केवल पास जाने की एक अंधी इच्छा, केवल न देख पाने की एक अव्यक्त व्याकुलता, गोधूली वेला में मां से बिछड़े बछड़े जैसा एक आंतरिक मां का क्रंदन, उस लज्जित, डरे हुए, दुबले, लंबे और बदसूरत बालक के हृदय में केवल उथल पुथल मचाता रहता था। स्कूल में उससे ज्यादा मूर्ख और लापरवाह बालक और कोई नहीं था। एक बात पूछने पर वह मुंह बाएं ताकता रहता था। मास्टर जब मारना शुरू करते तो वो बोझ से दबे गधे की तरह चुपचाप सह लेता था। जब लड़कों के खेलने की छुट्टी होती तब वो खिड़की के पास खड़ा होकर दूर के घरों की छतों को देखता रहता। जब उस दोपहर की धूप में किसी छत पर 2-1 बच्चे खेल के बहाने पल भर के लिए दिखाई दे जाते तब उसका मन व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर उसने मामा से पूछा था, मामा, मैं माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा था, स्कूल की छुट्टी होने दो। कार्तिक महीने में पूजा की छुट्टियां थी, जिसमें अभी बहुत देर थी। एक दिन फटिक ने अपनी स्कूल की किताबें खो दी। एक तो वैसे ही पढ़ाई तैयार नहीं होती थी, ऊपर से किताब खो जाने पर वह बिल्कुल लाचार हो गया। मास्टर हर दिन उसे बुरी तरह मारने और अपमानित करने लगे। स्कूल में उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाई उसके साथ रिश्ता स्वीकार करने में शर्म महसूस करते थे। उसके किसी भी अपमान पर वे अन्य लड़कों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मजे लेते थे। असहनीय होने पर एक दिन फटिक अपनी मामी के पास अपराधी की तरह गया और कहा, किताब खो गई है। मामी ने होठों के कोनों पर झुंझलाहट की रेखाएं खींचते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें महीने में 5 बार किताबें खरीद कर नहीं दे सकती। फटिक और कुछ न कहकर चला आया। वो दूसरों का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये सोचकर उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा और दुख हुआ। अपनी हीनता और कंगाली ने उसे मिट्टी में मिला दिया। स्कूल से लौटकर उस रात उसके सिर में दर्द होने लगा और शरीर में सिहरन होने लगी। वो समझ गया कि उसे बुखार आ रहा है। उसे एहसास हुआ कि बीमार पड़ना उसकी मामी के लिए एक व्यर्थ की परेशानी खड़ी करना होगा। मामी इस बीमारी को किस तरह एक अकारण और अनावश्यक जलन के रूप में देखेंगी, यह उसने स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया। बीमारी के समय ये बेकार, अजीब और मूर्ख बालक अपनी मां के अलावा दुनिया में किसी और से सेवा पा सकता है, ऐसी उम्मीद करने में भी उसे शर्म महसूस होने लगी।
अगली सुबह फटिक कहीं दिखाई नहीं दिया। आसपास के पड़ोसियों के घरों में भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। उस दिन फिर रात से मूसलाधार सावन की बारिश हो रही थी, इसलिए उसे ढूंढने में लोगों को व्यर्थ ही बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं न पाकर विशंभर बाबू ने पुलिस को सूचना दी। दिन भर के बाद शाम के समय एक गाड़ी विशंभर बाबू के घर के सामने आकर रुकी। तब भी झमाझम बारिश हो रही थी और सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया था। दो पुलिस वाले गाड़ी से फटिक को सहारा देकर उतारकर विशंभर बाबू के पास लाए। वह सिर से पांव तक भीगा हुआ था, पूरे शरीर पर कीचड़ था, चेहरा और आंखें लाल थीं और वह थर थर कांप रहा था। विशंभर बाबू उसे लगभग गोद में उठाकर घर के भीतर ले गए। मामी उसे देखते ही बोल उठी, क्यों भाई, दूसरे के बच्चे को लेकर क्यों यह मुसीबत मोल ली? दे आओ इसे इसके घर। दरअसल दिन भर की चिंता के कारण उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था और अपने बच्चों के साथ भी काफी कहासुनी की थी। फटिक रोते हुए बोल उठा, मैं मां के पास जा रहा था, मुझे वापस ले आए। बालक का बुखार बहुत बढ़ गया। वो पूरी रात प्रलाप, बेहोशी में बोलना करता रहा। विशंभर बाबू डॉक्टर को ले आए। फटिक ने अपनी लाल आंखें एक बार खोली और छत की लकड़ियों की ओर खोए हुए भाव से देखकर कहा, मामा, क्या मेरी छुट्टी हो गई? विशंभर बाबू ने रुमाल से आंखें पोंछी और बड़े प्यार से फटिक का दुबला और गर्म हाथ अपने हाथ में लेकर उसके पास बैठ गए। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा, बोला, मां, मुझे मत मारो मां। सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। अगले दिन में कुछ देर के लिए होश आने पर फटिक किसी की तलाश में कमरे के चारों ओर देखने लगा। निराश होकर उसने फिर से खामोशी से दीवार की ओर करवट ली और सो गया। विशंभर बाबू उसके मन का भाव समझ गए और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोले, फटिक, मैंने तेरी मां को बुलाने के लिए आदमी भेजा है। अगला दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित और उदास मन से बताया कि स्थिति बहुत खराब है। विशंभर बाबू धुंधली रोशनी में बीमार की शैया पर बैठकर हर पल फटिक की मां का इंतजार करने लगे। फटिक खलासियों की तरह सुर में बोलने लगा, एक बाँ एक माप नहीं मिलता, दो बाँ भी नहीं मिलता। कलकत्ता आते समय उसे काफी रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। वहां खलासी रस्सी फेंककर सुर में पानी की गहराई नापते थे। फटिक प्रलाप में उन्हीं की नकल करते हुए करुण स्वर में पानी नाप रहा है और जिस असीमित समुद्र की यात्रा पर वह निकल रहा है, बालक रस्सी फेंककर कहीं उसका तल नहीं पा रहा है। तभी फटिक की मां तूफान की तरह कमरे में घुसी और जोर जोर से विलाप करने लगी। विशंभर ने बहुत मुश्किल से उनका शोक रोका तो वे बिस्तर पर गिर पड़ी और ऊंचे स्वर में पुकारने लगी, फटिक, सोना, मेरे माणिक। फटिक ने जैसे बहुत आसानी से उसका उत्तर देते हुए कहा, अन। मां ने फिर पुकारा, ओरे फटिक, मेरे बच्चे। फटिक ने धीरे से करवट बदली और बिना किसी की ओर देखे धीमे स्वर में कहा, मां, अब मेरी छुट्टी हो गई है मां, अब मैं घर जा रहा हूं।